हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे मल्हार के, जो हमारा नया सिलेबस लगाया गया है, तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे पार्ट के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम आज पार्ट 8 से लेके जितने भी पार्ट हमारे बच गए हैं उन सब के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं सबको मैंने इस क्लास में रखा है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए जो लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी को आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलते हैं आप अपनी क्लास की तरफ। तो पहला प्रश्न, सबसे पहले हमें याद रखना है कि स्त्रियाँ और बिहू नृत्य, इसकी जो लेखिका है वो कौन है भाई? जया मेहता। असम भारत के कौन से क्षेत्र का भाग है? तो उत्तर दिशा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी दिशा। अब आपको इस पाठ के आधार पे बताना है कि ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आगे, लंदन से दिल्ली होते हुए एंजेला का परिवार कहाँ पहुँचा? तो कहाँ पहुँचा? गुवाहाटी, सीमावर्ती इलाके, मांजुली, या फिर नृत्यांगनाओं से मिलने। तो कहाँ पहुँचा था? मैंने पाठ पढ़ाया था जब आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है कि कैसे पहुँचा था। तो क्या आंसर आएगा भाई? गुवाहाटी। असम में बिहू त्यौहार कितनी बार मनाया जाता है? तो कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, या सिर्फ 1 बार? तो कितनी बार मनाया जाता है भाई? 3 बार मनाया जाता है। कि जब बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद जब थोड़ी फसल हो जाती है, फिर उसके बाद जब फसल कट कर आती है, ठीक है, बसंत के आगमन पर। आगे चलते हैं। बिहू की क्या विशेषताएं हैं? यह कृषि आधारित त्यौहार है, बसंत आने की खुशी में मनाते हैं, बसंत के जो आने का उल्लास होता है उसकी खुशी में मनाया जाता है, या फिर असम के जनजीवन की जो वहाँ की वेशभूषा है या फिर वहाँ का जो जीवन है वहाँ का अभिन्न अंग है, यानी कि असम के जनजीवन का अभिन्न अंग है। उपयुक्त सभी। तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई उपयुक्त सभी। एल सेड्रा की डॉक्यूमेंट्री का केंद्र क्या था? क्या था? चाय के बागानों की शूटिंग करना, जो असम के चाय के बागान थे उनकी शूटिंग करना, वन्य जो जीव जंतु है उनको दिखाना, अलग अलग गांव जाना, असम की नृत्य परंपरा को और महत्व को उजागर करना। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये थी कौन? तो ये थी भाई एंजेला की माता, ठीक है, जिसे डॉक्यूमेंट्री बनाने का कार्य मिला था, ठीक है, और वो क्या था? असम की नृत्य परंपरा और उसके महत्व को उजागर करना। आपको ध्यान रखना है, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंजेला की मदर का नाम क्या था। आगे चलते हैं। पाठ में एक कहानी आई है, इसको तो छोड़ो, किस कहानी की बात हो रही है पाठ में? पाठ में किस कहानी की बात हो रही है? बिहू की कहानी की, ईश्वर की कहानी की, भगवान विष्णु की कहानी की, भगवान विष्णु के द्वारपालों की कहानी की। यानी कि पाठ के अंदर एक और कहानी छिपी हुई है, तो आपको बताना है कि वो कहानी कौन सी है। तो वो है भाई भगवान विष्णु के द्वारपालों की कहानी, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल नाम लिख देती हूँ, हो सकता है वो आपसे नाम पूछ ले, जय और विजय। तो जय और विजय 2 की कहानी आई है कि जय और विजय जो द्वारपाल हैं वो ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं देते, और ये कहते हैं कि भगवान विष्णु है वो सो रहे हैं, और ऋषि मुनि क्या करते हैं? गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे देते हैं। और श्राप के कारण जब विष्णु भगवान को इस बात का पता चलता है कि उसका कारण ये था, तो भगवान विष्णु जय विजय की मुक्ति के लिए क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मैं अवतार लेकर आप लोगों का क्या करूँगा? कल्याण करूँगा। तो ये कहानी आती है पाठ में। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। स्त्रियां महिला नृत्यांगनाओं के नाम क्या थे? आरती और रीना, प्रिया और रितु, प्रिया और रीता, अनु और प्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम क्या है भाई? प्रिया और रीता। आगे चलते हैं। एंजेला को क्या अद्भुत लगा? शक्ति व बल से भरपूर नृत्य नाटिका, नृत्यांगनाओं द्वारा जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाना, महिला कलाकारों की प्रस्तुति, या उपयुक्त सभी। एंजेला जो थी उसे क्या अच्छा लगा था असम में? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? उपयुक्त सभी। वो इतना प्रभावित हुई कि जब वो वापस गई तो उसने वहाँ जाकर सबको जो असम की वेशभूषा थी उसके बारे में बताया, यहाँ जो नाटिका देख के गई थी उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया।
दोनों कलाकार लड़कियों को क्या सिखा रही थी? मठों की विशेषता, खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां, बिहू पोशाक पहनना, वीडियो रिकॉर्डिंग की बारीकियां। तो क्या सिखा रही थी? वही खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां। आगे चलते हैं। ये मैं आपको पहले याद करवा चुकी हूँ कि लेखिका का क्या नाम था, तो क्या था भाई? जया मेहता। आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पाठ 8 से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, मैंने एक एक फैक्ट को आपके सामने रख दिया है। जितने भी थे वो हमारे कवर हो गए हैं। अब हम आते हैं पाठ 9 पर। तो पाठ 9 है मैया मैं नहीं माखन खायो, और इसके जो लेखक इस पद के वो हैं सूरदास जी। सूरदास जी की 3 रचनाएं आपको याद रखनी है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है। आगे जब हम लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे जो ये लेखक हैं जितने भी, उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सब एक अपने आगे की क्लासों में आपको कवर करवा दूंगी। मैया मैं नहीं माखन खायो कथन किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो ग्वाल बालों से कहते हैं, या नंद बाबा से कहते हैं, या गोपियों से कहते हैं? तो श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, ये जो ग्वाल बाल हैं ये मेरा हमेशा झूठा नाम लगाते रहते हैं, क्योंकि ये मेरे मित्र नहीं मेरे शत्रु हैं, हमेशा मुझे फंसाने का ही काम करते हैं। आगे श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं? क्या कहते हैं? मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुँचते, ग्वाल बाल मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं, गोपियों ने लगा दिया। तो अब पाठ के आधार पे वो श्री कृष्ण है वो माता यशोदा को अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं? जब माता यशोदा कहती है कि आपने क्या किया भैया, आप माखन खाते हो ठीक है और मटकी भी फोड़ देते हो, तो वो कहते हैं कि मैया आप ही बताओ कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, और आप जो माखन की मटकी है उसको इतने ऊपर छीके के ऊपर टांग के रखती हो, मेरे तो हाथ भी छोटे छोटे हैं और वहाँ तक नहीं जा सकते, तो आप ही बताओ कि मैं माखन की इतनी ऊपर वाली मटकी को कैसे नीचे उतार सकता हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कै और खे। और वो दूसरा कारण ये देते हैं कि मैं कोई माखन वाखन नहीं खाता, ना मैं मटकी फोड़ता हूँ, ये जो ग्वाल बाल हैं ये क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मेरे मुंह के ऊपर माखन लगा देते हैं। रीज़न अच्छा देते हैं वैसे। आगे चलते हैं। एक मिनट। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कितने पैर गाय चराते हैं? 4 पैर, 2 पैर, 3 पैर या 8 पैर? तो हमें पाठ के आधार पर बताना है, जो हमारा पाठ लगा हुआ है कि श्री कृष्ण है वो कितने पैर गाय चराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वही 4 पैर। श्री कृष्ण को गाय चराने कौन भेजता है? उनकी माँ यशोदा, उनके पिता नंद बाबा, उनके मित्र जो सारा दिन उनके साथ बिताना चाहते थे। श्री कृष्ण को स्वयं ही गाय चराने का शौक था। तो पाठ के आधार पर बताना है कि उन्हें गाय चराने के लिए कौन भेजता है? तो कौन भेजता है भाई? उनकी माँ यशोदा। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गायों के पीछे कहाँ जाते थे? रामवन में, मधुबन में, सुंदरवन में या फिर कोकिलावन में? बताइए कहाँ जाते थे श्री कृष्ण गायें चराने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा वही मधुबन में। श्री कृष्ण बंशी बट में कब तक भटकते थे? 4 पहर, 2 पहर, 1 पहर, 3 पहर? बताइए कि कब तक भटकते थे? पाठ के आधार पर उत्तर होएगा 4 पहर। श्री कृष्ण को लकुटी, कामरिया यानी कि लाठी कंबल, लकुटी और कामरिया, लाठी और कंबल क्या करती है? हंसाती है, रुलाती है, नचाती है या लुभाती है? पाठ के आधार पर बताना है। तो वो क्या कहते हैं भाई? नचाती है। आगे चलते हैं। उर शब्द का क्या अर्थ है? उर का अर्थ होता है भाई हृदय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारा जो पाठ है पाठ 9 पूरा होता है और हम आते हैं अब पाठ 10 पर। पाठ 9 से जितने भी इम्पोर्टेंट थे MCQ वो मैंने इस क्लास में इस ऊपर वाली PDF में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम आते हैं पाठ 10 पे। तो पाठ 10 पे हम बात कर लेते हैं। पाठ 10 में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको इनको पढ़ना है। ठीक है। तो मैं आपको क्लास में साथ साथ याद करा देती हूँ। पहला प्रश्न है, देवगढ़ में
किस बात के लिए विज्ञापन निकला था। जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने बनाकर रख दिए हैं कि देवगढ़ में किस बात के लिए विज्ञापन निकला था। तो सुयोग्य दीवान के चयन के लिए विज्ञापन निकला था। उसके बाद उम्मीदवारों को किस बात पर विचार किया जाना था। जो उम्मीदवार थे उनकी किस बात को देखा जाना था कि उनका जो दीवान का जो चुनाव है वो किस आधार पर होगा। तो कि भाई उनके अंदर विद्या कम हो, ठीक है, लेकिन कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। यानी कि उन विद्या कम हो वो चलेगा, लेकिन वो अपने कर्तव्य को किस प्रकार निभाते हैं इस बात पर विचार किया जाएगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। उम्मीदवार यानी कि उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी नहीं और क्या जरूरी था। उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी नहीं था और क्या जरूरी था वो आपको बताना है। तो उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएट होना वो जरूरी नहीं था। इसके साथ ही भाई एक चीज़ और याद रख लेना कि ये पाठ 10 मैं यहाँ लिख देती हूँ, पाठ 10 परीक्षा और ये है प्रेमचंद जी, ठीक है। तो क्या है भाई, उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी नहीं था और क्या जरूरी था। तो ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं था, लेकिन हष्ट पुष्ट होना जरूरी था। आगे, मंदाग्नि का क्या अर्थ है। मंदाग्नि का क्या अर्थ है। मंदग्नि, मंद बुद्धि, कमजोर व्यक्ति या नशीला। तो क्या है भाई इसका आंसर, कमजोर व्यक्ति, याद रखना है। उम्मीदवार का चयन किसे करना था। राजा ने, पूर्व दीवान ने, अधिकारी ने या फिर प्रजा ने। तो किसने करना था, पूर्व दीवान ने। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल रखे हैं। आगे, सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। पंक्ति का क्या आशय है। तो क्या आशय है भाई, इस पंक्ति का आशय है कि शिक्षा का प्रमाण पत्र एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की अन्य कमियों को ढक देती है। यानी कि सनद का क्या अर्थ बताया कि शिक्षा का प्रमाण पत्र एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की अन्य कमियों को ढक देती है। आगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ख का, देवगढ़ में क्या दिखाई देने लगा। तो अब हमें बताना है कि देवगढ़ में क्या दिखाई देने लगा था। तो देवगढ़ में क्या दिखाई देने लगा था भाई, देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे थे और प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का मेला सा उतरता था। यानी कि जब ये बात हुई कि दीवान चुना जाएगा तो उसके लिए बाहर से लोग आ रहे थे और उन्होंने तरह तरह के जो है कपड़े पहन रखे थे। आगे, अगला प्रश्न है, देवगढ़ में आए लोगों की वेशभूषा कैसी थी। तो उनकी जो वेशभूषा है वो कैसी थी। तो कोई नए फैशन का प्रेमी था, याद रखना है। तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ, यानी कि कोई पुरानी सादगी का था, कोई नया था। रंगीन इमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटो पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। यहाँ वेशभूषा पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। अगला, क्योंकि आपको पता है आजकल प्रश्न कुछ भी पूछता है। विज्ञापन के बाद मुल्क में कैसा माहौल था। शांत, सामान्य, भयपूर्ण या हलचल वाला। तो क्या हो जाएगा आंसर, हलचल वाला। सनद शब्द का क्या अर्थ है। भोजन, प्रमाण, सनक या फिर जेल। तो सनद का क्या अर्थ है बताइए। तो यहाँ रख दिया है मैंने, इसका अर्थ है भाई प्रमाण। आगे चलते हैं। खेल में हार जीत का निर्णय क्यों नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका कि खेल में दोनों टीमों के सदस्यों ने अच्छा खेला और संध्या होने तक भी कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाया, इसलिए हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। तो संध्या समय तक क्या खेल है वो चला था, याद रखना है। दूसरी टीम गेंद को किस प्रकार रोकती थी। किस प्रकार रोकती थी भाई, कि दूसरी टीम गेंद को लेकर बढ़ती हुई आगे बढ़ती तो लोगों की लहर को ऐसे रोक लेती थी मानो लोहे की दीवार हो। आगे, पढ़े लिखे लोग प्राय कैसे खेल खेलते थे। पाठ के आधार पे ऐसा मानना था कि पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ शतरंज और ताश ही खेलते हैं, ठीक है। ये भाग दौड़ का जो खेल है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। आगे, गेंद को लेकर तेजी से भागते लोग किसकी तरह दिखते थे।
तो किसकी तरह दिखते थे भाई? वो दिखते थे लहर की तरह। अगला प्रश्न, हाफते हाफते बेदम होने का क्या अर्थ है? हार जाना, बुरी तरह थकना, मर जाना या फिर गिरना। तो हाफते हाफते बेदम होने का क्या अर्थ है बताइए? तो इसका आंसर मैंने नीचे रखा है भाई, इसका अर्थ है भाई बुरी तरह थक जाना। आगे चलते हैं। युवक को किसान पर संदेह क्यों हुआ? युवक को किसान पर संदेह क्यों हुआ? तो युवक को किसान की आवाज़ और चेहरा और मोहरा कैसा लगा भाई? सुजान सिंह जैसा लगा। और सुजान सिंह कौन था भाई? ये पूर्व दीवान था। इसने क्या करना था? नए दीवान को चुनना था, क्योंकि राजा ने कहा था, राजा के कहने पर। ठीक है, तो इसने ये तरीका निकाला कि किसान बनकर जाएगा, और किसान बनकर जो है मतलब मदद मांगने के लिए देख रहा था कि मेरी मदद करने के लिए कौन आता है, और जो मदद करने के लिए आया उसी को लास्ट में इसने क्या किया? उसका दीवान बना दिया था। युवक के इनाम मांगने पर किसान ने क्या कहा? तो उसने क्या कहा भाई कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ठीक है, तो ये कथन सुजान सिंह का है, और वैसे पूछे तो किसान का है, और किसान सुजान सिंह ही है। ठीक है, किसान ने युवक को धन्यवाद करते हुए क्या कहा? तो किसान ने युवक का धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। आगे, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। आशय, मेहनत से ही सफलता मिलती है। यानी कि क्या कहा गया है भाई? गहरे पानी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि गहरे पानी में ही बैठने से मोती मिलता है, इसका क्या आशय है? तो मेहनत करने से ही भाई सफलता मिलती है। आगे, युवक को किसान की आवाज़ किसकी तरह लगी? किसकी तरह लगी भाई? सुजान सिंह की तरह। अगला है, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों का नाम बताते हुए क्या कहा? सुजान सिंह ने उम्मीदवारों का नाम बताते हुए क्या कहा? तो क्या कहा भाई? याद रखना है, सुजान सिंह का कथन है ये, इसलिए रखा है मैंने कि सुजान सिंह ने उम्मीदवारों का नाम बताते हुए कहा कि मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह। अब ये याद रखना है कि जो नया दीवान बना उसका क्या नाम था? तो नया दीवान था, उसका नाम क्या था भाई? जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे, दूसरा, ख, दीवान पद के लिए कैसे पुरुष की आवश्यकता थी? दीवान पद के लिए कैसे पुरुष की आवश्यकता थी भाई? ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और आत्मबल मजबूत हो। यानी कि जिसके हृदय में दूसरों के लिए दया हो और उसका जो आत्मबल है वो क्या हो भाई? मजबूत हो। पढ़ना जरूरी है, आप लोग इस बात को समझिए, लेकिन सही दिशा में सही तरीके से पेपर के लेवल को देखते हुए पढ़ना ही समझदारी है। आगे, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से क्या कहा? सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से क्या कहा? तो देख लेते हैं भाई इसका आंसर कि सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से क्या कहा कि कथन है अब यहाँ, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब आपको ये लगेगा वहाँ पे ऑप्शन में राजा दे देगा ना, तो आप राजा को टिक करके आ जाओगे, जबकि राजा का कथन नहीं है, सुजान सिंह का कथन है। और ये सुजान सिंह का, यानी कि यूँ कह लो कि पूर्व दीवान का कथन है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे, अगला प्रश्न है, गुणवान व्यक्ति कहाँ बैठते हैं? सिंहासन पर, मंदिरों में, जंगलों में, कीर्ति और मान के शिखर पर। तो गुणवान होता है, यानी कि जिसके अंदर गुण होता है वो कहाँ जाके बैठता है भाई? उसे क्या मिल जाती है? कीर्ति और मान अपने आप मिल जाता है, जिसके अंदर गुण होता है। कीर्ति का पर्यायवाची कौन सा है? यश, अपमान, सुंदर और ऊंचाई। तो कीर्ति का पर्यायवाची हो जाएगा भाई यश। तो यहाँ ये पीडीएफ है वो पूरी हो गई है। अब मैं अगली पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ।
तो हमारा अगला पाठ है भाई पाठ 11 और चेतक की वीरता। पाठ 1 मिनट। पाठ 11 चेतक की वीरता और श्याम नारायण पांडे। ठीक है, ये है हमारी कविता। और अब हम इससे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको करते हैं। 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखे। तो पहला प्रश्न, काव्यांश में किसकी वीरता का वर्णन है? चेतक की, राणा प्रताप की, कवि की, हवा की। तो किसकी वीरता का वर्णन है भाई? चेतक की। अब अपने जो क्लास 6 है इसकी जो एनसीईआरटी है इसमें हमने एक घोड़े का नाम और पढ़ा है, वो है सुल्तान। याद रखना है, ठीक है। और यहाँ है चेतक। चेतक युद्ध के मैदान में क्या भरकर अपनी वीरता को दिखाता था? पानी भरकर, चौकड़ी भरकर, दौड़कर या सोकर? तो क्या आएगा इसका आंसर? चौकड़ी भरकर। चेतक की चलने की गति थी कैसी थी? मंद थी, सुस्त थी, तीव्र थी या धीरे धीरे थी? तो कैसा चलता था भाई चेतक? तीव्र चलता था। चेतक की चलने की गति ऐसी थी मानो हवा में बातें कर रहा हो, राणा प्रताप से बातें कर रहा हो, नदी से बातें कर रहा हो, धरती से बातें कर रहा हो। तो कैसे चलता था भाई वो? जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। चौकड़ी का क्या अर्थ है? चौकड़ी का अर्थ क्या है भाई? छलांग लगाना, छलांग। आगे, किसका कोड़ा चेतक के तन पर नहीं गिरता था? राणा प्रताप का, चेतक का, कवि का या फिर हवा का? तो आंसर हो जाएगा राणा प्रताप का। चेतक कैसा था? ना समझ, समझदार, सुस्त, मंदबुद्धि। तो कैसा था भाई चेतक? मंदबुद्धि, समझदार। चेतक शत्रुओं के किस पर आक्रमण करता था? जो चेतक था वो शत्रुओं के किस पर आक्रमण करता था? पेट पर, पैर पर, मस्तक पर या धड़ पर? तो इसका आंसर होगा भाई मस्तक पर। वो सीधा प्रहार किस पे करता था? मस्तक पर। आगे, शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था चेतक तेजी से, धीरे धीरे, अचानक या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे प्रहार करता था भाई वो? तेजी से। अरि का क्या अर्थ है? मित्र, राजा, नाग या शत्रु? तो क्या अर्थ है भाई? शत्रु। सवार लेकर कौन उड़ जाता था? चेतक, राणा प्रताप, कवि या सभी? तो कौन उड़ता था भाई? चेतक। चेतक किसकी हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाता था? शत्रु की, राणा प्रताप की, हाथी की, तलवार की? तो राणा प्रताप की। आगे चलते हैं। आंखों की पुतली घूमने से पूर्व कौन मुड़ जाता था? शत्रु, राणा प्रताप, चेतक या हाथी? तो चेतक, यानी कि उसकी गति इतनी तेज थी कि आँख की जो पुतली है वो मुड़े उससे पहले चेतक मुड़ जाता था। चेतक किसको लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था? शत्रु को, कवि को, पानी को, राणा प्रताप को? तो क्या होगा इसका आंसर भाई? राणा प्रताप को। काव्यांश में या यूं कह लो कि कविता में, ठीक है, पर्यायवाची आया है, लगाम का पर्यायवाची बताओ। रस्सी, तनिक, हिली और बाग। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा भाई बाग। ध्यान रखना है, पाठ के आधार पे बताना है और इसका आंसर है वो बाग है। किसने अपनी कुशलता और वीरता का परिचय दिया? चेतक ने, राणा प्रताप ने, कवि ने और शत्रु ने? तो इसका आंसर हो जाएगा चेतक ने। चेतक ने अपनी कुशलता और वीरता किसके द्वारा दिखाई? हौल द्वारा, चाल के द्वारा, भय के द्वारा, ढाल के द्वारा? तो किसके द्वारा दिखाई भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई चाल के द्वारा। चेतक की वीरता का स्मारक था निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, तेज दौड़ना, शत्रुओं पर आक्रमण न करना, डर कर भागना? तो क्या था भाई? निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, ये उसकी वीरता को दिखाता था।
भालों और तलवारों से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर शत्रुओं पर कौन प्रहार करता था? राणा प्रताप, चेतक, शत्रु या कवि? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? चौथे का आंसर क्या है भाई? ख। सरपट का क्या अर्थ है? बहुत तेज गति से, दौड़कर, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? बहुत तेज गति से। आगे चलते हैं। अरि का अर्थ, अरि का क्या अर्थ है? शत्रु, मित्र, सांप या फिर नेवला? वैसे ये पहले हमने कर लिया, अरि का अर्थ शत्रु है। चेतक ने युद्ध के किन स्थलों पर अपना परचम लहराया? बीच में, एक किनारे, सभी स्थलों पर, केवल तंबू पर? बताइए कि चेतक जो था उसने युद्ध के किन स्थानों पर अपना परचम लहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई एक किनारे पर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन चला जाता था? शत्रु, चेतक, राणा प्रताप या फिर कवि? तो कौन चला जाता था भाई? राणा प्रताप। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन चला जाता था? तो राणा प्रताप चल जाते थे। क्यों? क्योंकि क्या करते थे भाई, उनके पास एक घोड़ा था। वीरता का परचम लहराया, किसने लहराया भाई? वीरता का परचम चेतक ने। शत्रुओं ने, राणा प्रताप ने, कवि ने या चेतक ने? तो इसका आंसर होगा भाई चेतक ने। काव्यांश में सिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यही, वही, अरि, मस्तक? तो क्या होगा भाई? मस्तक। कौन नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया? चेतक, शत्रु, राणा प्रताप या फिर कवि? बताइए कौन नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया? तो इसका आंसर आएगा भाई चेतक। कुछ क्षण के लिए कौन रुक जाता था? शत्रु, राणा प्रताप, चेतक या कवि? बताइए कौन रुक जाता था? तो इसका आंसर आएगा भाई चेतक। चेतक किसकी चमक की तरह शत्रुओं पर प्रहार करता था? बिजली की, पानी की, हवा की या फिर नदी की? तो आंसर आ जाएगा भाई बिजली की। चेतक किसका रूप धारण करके शत्रुओं पर प्रहार करता था? नदी का, आग का, बादल का या फिर अरि का? बताइए कि चेतक है वो किसका रूप धारण करके शत्रुओं पर प्रहार करता था? पाठ के आधार पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बादल का। चेतक किसकी लहरों की भांति आगे बढ़ता गया? नदी की, हवा की, पानी की या तूफान की? किसकी लहरों की भांति? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? नदी की लहरों की भांति। आगे किसकी टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए? घोड़े की, हाथी की, बैल की, उपयुक्त सभी की? तो इसका आंसर आएगा भाई घोड़े की। भाले और तस्कर कहाँ पड़े थे? नदी में, जमीन पर, घर में या तंबू में? तो बताइए भाले और तस्कर कहाँ पड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई जमीन पर। वैरी दल का अर्थ है दुश्मन का खेमा, बैर का दल, कमल पुंज या दाल? बताइए वैरी दल का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? दुश्मन का खेमा। चेतक की वीरता का पराक्रम देखकर कौन दंग रह गए? वैरी दल, मित्र दल, नदी या राणा प्रताप? तो कौन दंग रह गए भाई? वैरी दल। गोटक का पर्यायवाची वैरी, है, रंग और द? बताइए पांचवे का क्या होगा? तो क्या होगा भाई? है। ये आगे चलते हैं। चेतक की वीरता किस रस पर आधारित है? वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भय रस?
तो बताइए चेतक की वीरता का जो रस है वो कौन सा रस है? सबको पता है, उसमें उसकी वीरता को बताया गया है, तो जिसमें वीरता को बताया जाता है उसमें कौन सा रस होता है भाई? वीर रस। चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? शत्रु के, महाराणा प्रताप के, टापू के या फिर कवि के? किसके इशारे पर मुड़ जाता था? महाराणा प्रताप के। चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? क्या असर होता था? शत्रु प्रसन्न होते थे, शत्रु अड़े रहते थे, शत्रुओं का दिल दहल जाता था, कोई असर नहीं होता था। तो क्या असर होता था भाई? शत्रुओं का दिल दहल जाता था। चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चोरों की तरह, हिनहिनाते हुए, लापरवाही से, भयानक बादलों की तरह? तो बताइए सेना पर किस प्रकार जो है वो चेतक टूट पड़ता था? तो इसका आंसर आएगा भाई भयानक बादलों की तरह। चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? अपनी चौकड़ी सी चाल से, मस्तानी चाल से, अपनी मंद चाल से, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अपनी चौकड़ी सी चाल से। चेतक को कहा गया है मतवाला, निराला, अनोखा या बहादुर? पाठ के आधार पे बताना है कि क्या कहा गया है, बहादुर या निराला, इसमें कन्फ्यूजन है ना? बताइए 6 का क्या आंसर आएगा? तो 6 का आएगा भाई निराला। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? चेतक। हवा से क्या हिली? बाघ, भाल, पैर और सिर? बताइए क्या हिली हवा से? तो हवा से क्या हिली भाई? बाघ। ठीक है। हम राणा प्रताप को याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? बहादुरी और पराक्रम के लिए, ठीक है, बुजदिली के लिए, कायर होने के लिए या आलसी होने के लिए? तो किस लिए याद करते हैं भाई? बहादुरी और पराक्रम के लिए। तो यहाँ हमारे पार्ट 11 के सभी MCQ हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे करवा दूँगी जो भी बच गए हैं हमारे। तो तब तक के लिए आज सबको धन्यवाद। राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।